Good evening, everyone. I am Aditi Srikumar, and today we have with us Dr. Shashank Shah, bariatric and laparoscopic surgeon from Pune from Laparobeso Center. He is the director of Laparobeso Center, and today he is with us to answer some basic queries regarding obesity, diabetes, and bariatric surgery. Welcome, Dr. Shashank Shah. Thank you. Thank you, Aditi, for the kind introduction. Yes. And welcome, everyone. I hope I can contribute to your knowledge and help you get your treatment better. Thank you so much, sir. So, can we start with the questions, sir? We have some questions Yes. by the audience, and we will start with the first question. So, Yes. lay people generally wonder whether they come under the category of obesity or overweight. So, how does one understand? कैसे समझ में आता है कि वो overweight है या obese है? कोई guidelines है Asians, Indians के लिए जिससे हमें पता चले कि कैसे whether a person is overweight or obese? इसके कोई सिंपल मेजर्स भी होते हैं and there are some guidelines. Guidelines are based on body mass index. Body mass index is your height in centimeters and weight in kilograms and kg per meter square. That means your weight divided by your height in centimeters squared. BMI normal is 23. If it goes above 30, then you are in the zone of obese. पर इसको इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है. किसी का भी अगर पेट बड़ा दिखता है, he comes in the category of obesity, can get diabetes or other diseases. Body fat percentage भी measure करते हैं. If the body fat percentage is more than 25%, then also you can fall in the category of overweight or obesity. Everyone when they are young and when they are normal, उससे अगर 10-15 किलो से ज़्यादा वजन बढ़ा हो, तो automatically you fall into the category of overweight and you are going towards obesity. So ये visually भी दिखता है, ये body mass index से दिखता है, ये waist circumference से दिखता है. हर एक की कमर मेल्स में और फीमेल्स में 80 to 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर उससे ज़्यादा है तो उसको सेंट्रल ओबेसिटी, एक टाइप की ओबेसिटी ही बोलते हैं. पर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को उसकी वजह से लिथार्जी आई, चलने में दिक्कत हुई, अनयूजुअल ब्रेथलेसनेस, पहले आप एक स्टेयरकेस चढ़ते थे और अभी एक चढ़ने पे थोड़ा सा दम लगता है, दैट मीन्स देयर इज अ साइन दैट यू आर बिकमिंग ओबीस. Right, sir. Sir, the next question that we would like you to answer is there a correlation between obesity and diabetes? मतलब जिनका वजन ज्यादा है उन लोगों में obesity के साथ diabetes का percentage ज्यादा होता है या what would you want to comment on this? Obesity और diabetes को twin brothers ही बोलते हैं. बॉडी में फैट परसेंटेज जैसे बढ़ता है, वजन जैसे बढ़ता है, फैट से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है. इसका मतलब इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है. जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर कंट्रोल करने का इंसुलिन का काम थोड़ा कम हो जाता है और शुगर बढ़ जाती है. ऐसे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज हैव सम ग्रेड ऑफ ओबेसिटी और सर्टेन फैट इनसाइड. पेट के अंदर फैट बढ़ना, ओवरऑल वजन बढ़ना, बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ना, और जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को कम उम्र में डायबिटीज होने का चांस ज्यादा होता है. और कभी कभी डायबिटीज के बाद भी जो डायबिटीज की पुरानी मेडिसिन है वो लेने से भी वजन बढ़ने का चांस है और उससे डायबिटीज और वर्सन होता है. ओबेसिटी और डायबिटीज को साथ में समझ के अगर वेट पूरा कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज भी कंट्रोल होता है. और मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन ओबेसिटी की वजह से होने वाला टाइप 2 डायबिटीज का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए इन दोनों को साथ में ही समझते हैं. Right. बट सर इफ जनरली लोगों के दिमाग में फिर ये सवाल आता है कि अगर मैं स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करूं, एक्सरसाइज फॉलो करूं, तो फिर अगर मुझे डायबिटीज हुआ है तो वो कंट्रोल में आएगा, या हाउ कैन आई कंट्रोल माय डायबिटीज, एंड इफ माय डायबिटीज इज अनकंट्रोल्ड विल डाइट एक्सरसाइज वर्क फॉर मी, या कौन से टाइप के ट्रीटमेंट से मुझे
सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? ये सबके मन में आता है कि मैं डाइट करूं, एक्सरसाइज करूं, उससे मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। पर डाइट कंट्रोल करना, प्रोटोकॉल के हिसाब से रखना आज के टाइम में बहुत सारी चैलेंजेस की वजह से बहुत मुश्किल होता है कि प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा रखो, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज एकदम मॉडरेट टू मिनिमम रखो, सैलड्स, वेजिटेबल्स, रॉ फूड और फाइबर का परसेंटेज ज़्यादा रखो। ये थ्रू आउट रखना डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर अगर ऐसे रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसका डायबिटीज कंट्रोल करने में बेनिफिट तो होता ही है। किसी भी ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ा डाइट कॉन्शियसनेस ये जरूरी होता है। उससे ब्लड शुगर थोड़ी कंट्रोल होती है, पर हर एक का डायबिटीज पूरा कंट्रोल होगा ऐसे नहीं है, क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। आप कितना भी कॉन्शियस डाइट करें, उससे अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं हुआ तो उसका उतना इफेक्ट डायबिटीज पे होगा ही ऐसे नहीं है। लिवर के अंदर जो फैट होता है, पेट के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, मसल के अंदर होता है, वो सब फैट अगर एकदम लो कैलोरी डाइट से एग्जॉस्ट करें तो ही ये पॉसिबल है। पर अगर किसी को 10-15 केजी वजन ज्यादा हो और उन्होंने डाइट शुरू भी कर दिया तो बॉडी के बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो वजन वापस लाने की कोशिश करते हैं, भूख वापस लाने की कोशिश करते हैं, और फिर डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। And that is why slow change, subtle change in lifestyle and for a longer period can help anyone improve his or her diabetes. Right, sir. Sir, diabetes is one part. What other comorbidities related to या obesity के साथ और क्या-क्या health problems जब आना शुरू होते हैं तब we should be more careful, या थोड़ा वेट बढ़ जाए उसके साथ कोई health problems? If you could tell us a little more about the comorbidities of obesity. Obesity is actually called the mother of all diseases. हर एक ऑर्गन के इफेक्ट होता है। Just think, if someone has 20-25 kg extra weight, the lungs have to work for 25 kg more. Heart has to work more for 25 kg to push the blood around. 25 kg excess weight on the joints will give rise to wear and tear of joints. So उससे joint pain, spine pain, घुटनों में दर्द ये हो सकता है। ये वजन ज्यादा होने से दम लगना शुरू हो जाता है। ये सब हार्मोन्स बहुत बार सेक्सुअल हार्मोन पे काम करते हैं। तो डायबिटीज और ओबेसिटी से सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल लिबिडो कम हो सकता है, या एडवांस स्टेजेस में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। यंग लड़कों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। यंग लड़कियों में पिंपल्स, ब्लैक डिस्कलरेशन, मोल्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, मेंसेस की इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी ऐसी बीमारियां हो सकती है। वजन से बहुत बार हेडेक्स, माइग्रेन भी होता है, यूरिन की अर्जेंसी होती है, रिफ्लक्स डिसीज होता है। ये तो कॉमन सिम्टम्स मैं बोल रहा हूँ जो पेशेंट्स फील करते हैं। अगर ये सिम्टम है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ओबेसिटी ग्रेड बहुत बढ़ रही है, एंड यू शुड एड्रेस ओबेसिटी एग्रेसिवली। इसके साथ में, ओबेसिटी के साथ अगर डायबिटीज भी हुआ तो डायबिटीज की वजह से किडनी डिसीज हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, और बहुत बार नर्व्स खराब होते हैं, न्यूरोपैथी, पाँव में मूंगे आना, टिंगलिंग, नमनेस, ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। तो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम अगर वजन बढ़ने के साथ होता है तो 99% the correlation is always with obesity. Right, sir. So it is important to treat all of these health problems together rather than just looking at one problem, so that there is an overall treatment for obesity and not just weight. Right, sir. Sir, आपने बहुत सारी, you have published a lot of literature, research papers on your work with diabetes and treatment of diabetes. So would you want to tell us a little more about your experience of your research in diabetes and how you have used surgical treatment for reversal of diabetes and how basically the surgery works? Yes, please. So I have been seeing in my last 30 years of practice many patients of diabetes
who try with diet, exercise, medications, insulin, even everything, and almost 70% patients in the data show that in spite of all this, their diabetes remains uncontrolled. अगर ये डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो ये शुगर की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर कोलेस्टेरॉल बढ़ के उसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाती है, और फिर मैंने जैसे बोला हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, नर्व डिसीज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इन्फेक्शन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आने लगती है। डायबिटीज को साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल नहीं है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं तो क्या करें? इसलिए हमने एक रिसर्च कंडक्ट किया था जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। ये पता चला, आधे पेशेंट्स को बेस्ट मेडिसिन दिए, आधे पेशेंट्स को सर्जरी, डायबिटीज सर्जरी ऑफर की, और दोनों को 4 साल तक फॉलो किया। 4 साल के बाद सिर्फ हमारा रिसर्च नहीं, दुनिया में बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला कि सर्जरी से डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। किस में रिवर्स हो सकता है? जिसका BMI 28 से ज्यादा हो, जिसका पेट बड़ा हो, जिसको दवाई लेने के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसको भूख कंट्रोल नहीं होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को डायबिटीज होने के बाद ही मीठा खाने का मन करता है, डाइट कंट्रोल नहीं होता है, कभी मेडिकेशन की वजह से, कभी शुगर कम होने की वजह से ये बढ़ता रहता है। तो ये कैसे काम करता है? ये सर्जरी करने के बाद स्टमक और इंटेस्टाइन के हार्मोन इस तरह से बदल जाते हैं कि GLP-1 नाम का जो एक हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, हंगर हार्मोन कम हो जाता है, और ये हार्मोनल चेंज की वजह से पैंक्रियाज का काम इम्प्रूव हो जाता है, इंसुलिन का काम इम्प्रूव हो जाता है। जो भी इंसुलिन तैयार होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है, और डायबिटीज पूरा रिवर्स होता है, बहुत सालों तक रिवर्स होता है। और रिवर्स होता है का मतलब पेशेंट नॉर्मल खाना खाने के बाद बिना दवाई के शुगर नॉर्मल होती है। ये रिसर्च करने का रीजन ये है कि अगर बहुत सालों तक ये डायबिटीज कंट्रोल होता है तो डायबिटीज से जो भी बीमारियां आती हैं वो 15-20 साल से आगे जाती है, आदमी की लाइफ इंप्रूव हो जाती है, उसको खाने का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और फिर भी ये डायबिटीज से जो डिसेबलिंग बीमारियां होती हैं, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, जैसे पाँव के सेंसेशन चला जाना हो, आंख की बीमारी हो, कभी कभी ब्लाइंडनेस तक आ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ना, या किडनी की बीमारी हो, यूरिन में प्रोटीन चला जाना, स्वेलिंग आना, ये सब बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और a person's life becomes safer and the life is also prolonged with a better quality. And that is why today all the diabetes organizations, associations which form guidelines have incorporated metabolic surgery for type 2 diabetes as a part of treatment of diabetes for those who are helpless, who attempt medication and whose diabetes still is not getting control or the complications are progressive. And I believe that in this century, this invention is a blessing for all those with type 2 diabetes who cannot be controlled. Right, sir. So then, do you think that surgery should be looked at as the last option? Is surgery the last option and is it safe? जनरली लोगों के मन में ऐसे होता है कि जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज मतलब जख्म नहीं भरेगी, तकलीफें और बढ़ेंगी. So then, is surgery a safe option for patients who have uncontrolled diabetes, and is it the last option? This is a very good question. So there is no last option, there is no first option. It has to be timed optimally. It is generally said that when the diagnosis of diabetes is made, almost 70% of pancreas is already diseased, and complications might have started 10 to 15 years earlier. बहुत बार डायबिटीज का डायग्नोसिस इंसिडेंटली होता है, पर कभी कभी उसकी पहले प्री डायबिटीज की स्टेज में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. अगर किसी का BMI 32 से ज्यादा हो और डायबिटीज का डायग्नोसिस हो तो उसको एशियन कॉन्टेक्स्ट में मॉर्बिड ओबेसिटी ही बोलते हैं. ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली डायबिटीज रिवर्स करना अच्छा होता है.
मेटाबॉलिक सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच पेशेंट जिसका BMI 32 से ज्यादा, 35 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, उनको दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस सजेस्ट करता है कि इनका डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. They will have best benefit, evidence-based, scientifically proven benefit by metabolic surgery for diabetes as compared to any other medical treatment. पर उससे कम BMI वाले जब लोग होते हैं जिनको एक मेडिसिन चालू है, after some time some other medicines are added, after some time patient says I don't want to start insulin, so medicines are doubled, sometimes even insulin is started, and in spite of that if they are not controlled या उनके complications हैं या blood sugar कम हो रही है, for those also at that stage then metabolic surgery is a very good option जिससे इंसुलिन बंद हो सकता है, दवाइयाँ कम हो सकती है, दवाइयाँ बंद हो सकती है. पेशेंट को खुद से बहुत ज्यादा डाइट पे कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, तो इसकी हार्मोनल मेटाबॉलिक सर्जरी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑटोमेटिकली डाइट कंट्रोल होने लगता है, खाने का सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है. ये सर्जरी में ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जो ब्रेन के वजन और डायबिटीज के सेंटर पे काम करते हैं. वजन के सेंटर पे इस तरह से काम करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है, फैट एब्सॉर्ब नहीं होता है. जैसे कि एक सर्जरी दुनिया में बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें खाना ऑटोमेटिकली कम होकर सेटिस्फैक्शन होता है. कभी ऑयली खाते हैं तो उसमें से फैट एब्सॉर्ब नहीं होता है, प्रोटीन्स और बाकी की चीजें एब्सॉर्ब होती हैं और ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा वजन चला जाता है, डायबिटीज भी चला जाता है और पेशेंट एक नॉन डायबिटिक नॉर्मल ब्लड शुगर वाला लाइफ बहुत सालों तक जी सकता है. उसको शायद ये मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा लाइफस्टाइल की वजह से, और फिर भी डायबिटीज जाना एक टाइम पे इम्पॉसिबल था. डायबिटीज को ऐसा डिसीज समझते थे कि ये बीमारी लाइफ टाइम चलेगी, बट इन टुडेज टाइम metabolic surgery for diabetes can reverse diabetes for many years and give that benefit to a patient. And ये action purely hormones और metabolism से होती है, जिससे पैंक्रियास स्टिमुलेट होता है, पैंक्रियास की लाइफ बढ़ती है, पैंक्रियास की कैपेसिटी बढ़ती है, और पैंक्रियास की कैपेसिटी बढ़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां डायबिटीज की वजह से जो आती हैं, जो रुक सकती हैं, इनका प्रोग्रेस रोका जा सकता है और पेशेंट की लाइफ सेफर बन जाती है. Right, sir. So now a very common question which I think you would also be coming across is the surgery very expensive? या किसी को अगर is it something that only people who have a lot of money can afford, or can anyone undergo this surgery without a lot of financial constraint? Yes. I think ये सर्जरी मैंने जो पेशेंट्स ट्रीट किए हैं 8-9 हज़ार, वो सभी के कहने से ये सर्जरी बहुत इकोनॉमिकल है. वैसे एक टाइम पे उनको थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, बट इन टुडेज टाइम दिस सर्जरी इज अंडर इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट. और ऐसे समझ लो किसी को रिएम्बर्समेंट नहीं है तो भी सर्जरी बहुत इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि पेशेंट के खाने पे, डायबिटीज के मेडिसिन पे, इन्फेक्शन पे, उसकी वजह से जो भी बीमारियां आती हैं, नी सर्जरी, हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, किडनी की दवाई, स्पेशलिस्ट पे जाना, बार बार चेकअप करना, अगर ये पेशेंट के 2-3 साल का एक्सपेंडिचर साथ में लेते हैं तो वो एक्सपेंडिचर सर्जरी के एक टाइम से बहुत ज़्यादा होता है. बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर ये पहले बोलते तो मैं अमीर बन जाता, ये टाइमली इन्वेस्टमेंट वुड हैव मेड माय लाइफ बेटर. पर फिर भी जिनको एक साथ में ये पॉसिबल नहीं है, उनके लिए बहुत सिंपल EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जो मंथली मेडिसिन पे खर्चा करते हैं वही खर्चा बैंक को देना है. इंटरेस्ट फ्री EMI इज ऑल्सो पॉसिबल. और ये EMI से किसी भी फाइनेंशियल कैटेगरी के पेशेंट को ये सर्जरी करवा लेना बहुत आसान है. सर्जरी की होल होती है, ऑलमोस्ट डे केयर होती है, 2-3 दिनों में आदमी काम को लग जाता है. पेनलेस होती है. हर एक को डर होता है कि कोई सर्जरी हो गई, मुझे 1 महीना भर रेस्ट करनी पड़ेगी, मेरी नौकरी का क्या होगा. और ये 2 दिन में लोग काम को लग जा सकते हैं और काम करके उनकी काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, पेशेंट यंगर फील करता है,
पेशेंट ज्यादा एफिशिएंसी से कंसंट्रेट करता है। ओबेसिटी और डायबिटीज से बहुत बार स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, और ये मेटाबॉलिक सर्जरी से स्लीप रिदम, स्लीप पैटर्न इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि स्लीप एपनिया कम हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है। जब ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो ब्रेन की एक्टिविटी, अलर्टनेस बढ़ती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि ये सभी पेशेंट मुझे बोलते हैं कि अगर ईएमआई का ऑप्शन है, इंश्योरेंस का ऑप्शन है, खर्चा बचने वाला है, तो ये सर्जरी ऑलमोस्ट किसी पेशेंट को भी एक्सपेंसिव नहीं लगती। राइट सर। सर, जैसे आपने बोला था एक पॉइंट जिसमें आपने कहा था कि न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो किस वजह से होती है और उसका इम्पैक्ट किस एरियाज पे हो सकता है, एंड हाउ डज ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीट न्यूरोपैथी? ये ब्लड शुगर बढ़ने से, डायबिटीज से माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। इसका मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में एक क्लॉट जैसा एथेरोमा तैयार होके सभी ब्लड वेसल्स नैरो होने लगती है। हर एक ऑर्गन का ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। जैसे हम हार्ट में बोलते हैं, वैसे ही नस का भी ब्लड सप्लाई कम होता है, नस मरने लगती है और वो पेन देने लगती है। इनिशियली तो पेन शुरू हो जाता है, या बाद में जब मर जाएगी, मरने लगती है, तो सेंसेशन भी कम होता है। ये ट्रीटमेंट से जो ग्लूकोटॉक्सिसिटी, शुगर की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, तो न्यूरोपैथी का प्रोग्रेशन कम हो जाता है। बहुत बार उसके साथ में जो बाकी विटामिन डेफिशिएंसी होती है वो भी इसमें करेक्ट की जाती है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो न्यूरोपैथी या माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया, किडनी काम करने लग नहीं करती है अच्छे से डायबिटीज की वजह से, तो किडनी से प्रोटीन जाने लगता है। ये सब शुगर कम होने से, इंसुलिन लेवल नॉर्मल होने से, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वैसे ही मेटाबॉलिक सर्जरी के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्टेरॉल कम हो जाता है, बॉडी में खून में जो ऑयल होता है उसका परसेंटेज कम हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का फ्लो इंप्रूव हो जाता है, हार्ट का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, और ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से ये बीमारियां का प्रोग्रेस कम हो जाता है। अगर वक्त पे इसको ट्रीटमेंट करे न्यूरोपैथी शुरू होने के बाद, तो ये टोटली रिवर्स हो सकती है। राइट सर। सर, हाउ सेफ इज द सर्जरी? मतलब रिस्क फैक्टर्स कितने हैं सर्जरी से या सर्जरी से रिलेटेड? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को डर लगता है सर्जरी के वर्ड से। और ये सर्जरी प्योरली की होल होती है, ऑटोमेटेड स्टैंडर्डाइज मैकेनिकल डिवाइसेस से होती है। द सर्जरी इज सो स्टैंडर्डाइज, ये वर्ल्ड वाइड डेटा में रिसर्च किया अमेरिकन सोसाइटी में, और उसमें ये पब्लिश हुआ कि ये सर्जरी नॉर्मल डिलीवरी से भी ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि पिछले 4 डिकेड से ये चल रही है। It has become very, very standardized and safe, just like any other gastrointestinal surgery or a gallbladder surgery। और इतनी स्टैंडर्डाइज होने के बाद almost hundreds of thousand patients get it done every year worldwide। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि any standardized surgery अगर किसी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में, जहाँ पे हाई वॉल्यूम है, सर्जन एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, ऐसे सेंटर पे अगर सर्जरी करते हैं, तो ये सर्जरी ऑलमोस्ट एनी अदर सर्जरी जैसे सेफ होने लगती है। एक्सीडेंट्स इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी, जिसको भी ट्रीट करने का एकदम सिंप्लीफाइड प्रोटोकॉल है। डायबिटीज वालों को डर लगता है कि मेरी शुगर ज़्यादा है तो मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्जरी कैसे होगी, शुगर कंट्रोल किए बिना कैसे हो सकती है सर्जरी। तो ये सर्जरी से 24 आवर्स में शुगर नॉर्मल हो जाती है। 24 आवर्स के हार्मोनल चेंज से पैंक्रियाज पे इफेक्ट होके 24 आवर्स में इम्प्रूव हो जाती है। और हजारों पेशेंट का एक्सपीरियंस है जिनकी शुगर नॉर्मल होने के बाद उनको बाद में डिस्चार्ज के टाइम पे ही उनकी सब डायबिटीज की दवाई और इंसुलिन बंद कर देते हैं। वैसे सेफ्टी का डर हर एक के मन में रहता है, बट इन टुडेज टाइम इट्स सो स्टैंडर्डाइज। मैं 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, मैं इतनी सारी सर्जरी करता हूँ। दिस इज रीजनेबली सेफ सर्जरी प्रोवाइडेड
you follow a center of excellence, experienced surgeon, and a perfect scientific clinical pathway. Right, sir. Sir, my last question to you before we end the session would be, a lot of times people think कि ये सर्जरी करने के बाद स्टमक का साइज कम हो जाता है तो उसकी वजह से खाना कम हो जाता है, and a lot of people think that if they are foodies then they will not be able to enjoy or eat for the rest of their life. Is that true? हर एक पेशेंट के मन में यही सवाल आता है, और ऐसे कभी नहीं होता है कि पेशेंट खाना नहीं खा सकता है, he cannot enjoy any type of food. All patients, now I'm operating for almost 20 years, all of them enjoy life, all of them eat, all of them party. Only thing, there has to be certain consciousness of enjoying and party. You cannot abuse anything. हर एक आदमी कितना खाना खाता है? पेट भरने का सेंसेशन आने तक। और ये सर्जरी के बाद हर एक पेशेंट यही बोलता है कि मेरा पेट अच्छे से भर जाता है, मेरी एक्सेस क्रेविंग चली गई और मैं खाना उतना ही एंजॉय कर सकता हूँ, पर कम क्वांटिटी में उतना एंजॉय करने के बाद मुझे ज़्यादा फ्रेश लगता है। ऐसे लगता है कि कभी लाइफ में स्वीट नहीं खाएंगे, लाइफ में कभी पार्टी नहीं करेंगे, ऐसे कभी नहीं होता है। सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, बट विद इन रीजनेबल लिमिट्स। इसमें आपके क्रेविंग और खाने पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली हार्मोनल एक्शन से ब्रेन से आता है। किसी को अगर डाइट करने को बोले तो उसको सामने जब खाना दिखता है तो कंट्रोल नहीं होता है, भूख बहुत लगती है, पर अगर उसको खाने की इच्छा अंदर से नहीं हुई तो डाइट फॉलो करना बहुत आसान होता है। और यही मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि इससे एक्सेस क्रेविंग की जो इच्छा होती है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन के एक्शन की कम होती है, और फिर पेशेंट को जो भी खाना मिलता है, जो भी पार्टी करते हैं, उसी में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, शायद ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने पार्टी भी की, मेरी अमाउंट भी कम है और मेरी हेल्थ भी प्रिजर्व है। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होता है कि स्टमक छोटा कर दिया या इससे कर दिया तो मैं कभी खाना नहीं खा सकूंगा, पर ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल खाना खा सकते हैं ये ट्रीटमेंट के बाद सभी लोग। पर कॉन्शियसनेस रख के ये सर्जरी का रिजल्ट बहुत लॉन्ग टर्म टिक सकता है। ये हमारी डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट हर एक की पेशेंट को आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल में सिखाते हैं। Right, sir. Thank you so much for this wonderful session and for clearing out so many doubts and questions that come to a lay person's mind. Sir, would you want to end the session with some small information or a tip for all of us? I just hope all the answers were useful and will be useful. But anytime you still need, you can always access us, and we are available 24/7 to give you all answers online or anyway. मेरा मैसेज ये है, ओबेसिटी ये डिसीज है, ओबेसिटी इज अ डिसीज और उसको किसी डिसीज की तरह ट्रीट करना चाहिए। ओबेसिटी से अगर डायबिटीज आने लगा तो यू शुड एग्रेसिवली ट्रीट ओबेसिटी। इन टाइम डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। If obesity and diabetes are extremely progressed, the most scientific evidence-based treatment and the best modality just now is metabolic surgery or metabolic and bariatric surgery. पर ये क्यों होना चाहिए? अपने नेक्स्ट जनरेशन है, अपने कॉलीग्स हैं, अगर आप डाइट कॉन्शियस रखते हैं, लो कैलोरी रखते हैं और एक्टिविटी ज़्यादा रखते हैं, तो वी कैन प्रिवेंट दिस डिसीजेस. At least we can prevent the progression of these diseases. So everyone's enjoyment should be within control. और अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हो सकता है मेटाबॉलिज्म और हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है, then they should take scientific expert and scientific opinion from an obesity expert. I wish you all good health, safety in COVID era. I hope all of you are vaccinated, and I hope this session has been very useful. Thank you so much, Dr. Shashank Shah, for this wonderful question and answer session and for clearing out all the doubts that we had. Thank you.